जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो रीट 2022 के परिप्रेक्ष्य में हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे मैथ्स के स्पेशली वो देख रहे थे। 17-18 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया था, अपलोड मैंने कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 2015-16 का पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आपका पहला क्वेश्चन घातांक टॉपिक से रिलेटेड है। आपका कुछ घातांक दिए हुए हैं और आपको उसमें n की वैल्यू निकालनी है। हमेशा इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका होता है उसमें आपको करना ये है कि आपको जो आपका जो वेरिएबल टर्म है, जो आपका जैसे इसमें 3 की पावर n दे रखा है आपको वेरिएबल टर्म, उसको ऐसा बनाना है कि उसकी जो आसपास की जो टर्म्स हैं वो आपकी कैंसिल हो जाएं। जैसे देखो, अब ये मेरा है √3 की पावर 5। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये है √3 की पावर 5 इंटू 9²। ये मेरा दे रखा है 3 की पावर n इंटू 3√3। ये मेरा एक्सप्रेशन दे रखा है। अब देखो, अगर मेरे को 3 की पावर n की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक तो ये कट जाना चाहिए, मेरा ये कैंसिल हो जाना चाहिए, और यहाँ पे मेरा 3 की पावर कुछ बननी चाहिए। तब अगर मेरी 3 की पावर x इक्वल टू अगर 3 की पावर y होगी तो मेरा x की बराबर y हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं इसमें से क्या करूँ, एक √3 को बाहर ले लेता हूँ। एक √3 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने आपको घातांक के रूप में बताया था कि हम जब घातांक का रूल होता है कि हम a की पावर 4 को a इंटू ए क्यूब लिख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 की पावर 5 को मैंने लिख दिया है √3 इंटू √3 की पावर 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 9² को मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 9² को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। अब देखो, इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, इससे मुझे फायदा मिलेगा कि मेरा ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा एक चीज तो यहाँ पे सॉल्व होगी कि √3 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप बात करो √3 की पावर 4। अगर आप √3 की पावर 4 की बात करो तो ये क्या है मेरा, इसको भी मैं वापस से इसको अगर मैं घातांक में तोड़ूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक √3 को अगर मैं बाहर लेके आ जाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं √3², और फिर से इसको लिख सकता हूँ मैं फिर से √3²। क्या किया मैंने, फिर से 4 को दो भागों में तोड़ दिया, दो में। 9² को मैं, चलो अभी तो 9² रहने देता हूँ, ये आ गया 3 की पावर n इंटू 3। √3 तो कट ही गया था। अब देखो, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो √3 का स्क्वायर 3, और ये 3 भी कैंसिल हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे देखो, मैंने अब एक स्टेप मैंने पार कर ली कि यहाँ से मैंने जो टर्म्स है वो एलिमिनेट करा दिए। अब यहाँ जो है मेरा मकसद है कि यहाँ जो टर्म्स है मेरी उसको मैं 3 की पावर में कन्वर्ट कर लूँ, तो ये तो बन ही जाएगी, क्योंकि देखो √3 की पावर तो 3 होता है, ये तो 3 होता है, और ये इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, 9² को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर स्क्वायर का स्क्वायर। 9 को लिख दिया मैंने 3²। ये मैंने आपको घातांक के रूल में बताया था कि अगर 3 की पावर स्क्वायर का स्क्वायर हो तो आपका जो पावर्स होती हैं, जो आपकी घातांक होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर 4। यहाँ पे घातांक का रूल आपको पता है कि जब दो बेस सेम हो तो घातांक ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 3 की पावर 5। ये है 3 की पावर n के। यहाँ पे मेरा रूल सिंपल लगता है कि अगर बेस बराबर है और दोनों साइड अगर आपकी इक्वेशन बन रही है तो उनके घातांक भी बराबर होंगे। तो इससे मेरा एक निकल के आता है कि n बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने इस क्वेश्चन को बहुत समझाया है, आपको समझाने की दृष्टि से क्वेश्चन में मुझे टाइम लगा है, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को समझ लोगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी घातांक में, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा आंसर का कितना हो जाएगा, सी। आप समझ लेना मैंने कैसे सॉल्व किया। देखो, हमारा मेन पर्पज ये है कि क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसमें करना क्या है। मेरा टाइटल ही, मेन यूएसपी ही इन वीडियो की ये है कि देखते ही समझ में आना चाहिए कि आपका जो करना क्या है क्वेश्चन में। करना ही है क्वेश्चन में कि मुझे यहाँ पे इन टर्म्स को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब आप इसका सोल्यूशन, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे प्रैक्टिस कर करके, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसको डायरेक्टली आप √3 की फॉर्म में लिख सकते हो, ये सब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन स्टेप्स इसकी यही है आपकी, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टेप्स आपकी यही आएंगी। मेरा सजेशन भी यही रहेगा, आप 1-2 स्टेप्स लिख के सॉल्व करो तो गलती के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन था, घातांक टॉपिक का क्वेश्चन था। अगर आपको घातांक में कुछ डाउट है, हमने लेक्चर्स का अपलोड कर दिया है घातांक का, आप वहाँ जाके देख लेना। हमने आपको डिटेल्स में जो उसके 7 से 8 रूल हैं वो डिटेल में समझाए हुए हैं, कुछ सवाल भी किए हुए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि घातांक के सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो सिंपल अपना बीजीय व्यंजक का क्वेश्चन है। सिंपल आपको 1 डिग्री का एक व्यंजक दिया हुआ है, इसमें 4 पद हैं, आपको उसके फैक्टर्स बताने। मैंने आपको ये क्वेश्चन हमने पिछले साल में भी किया था। बस इस क्वेश्चन में आपको करना है ट्रिक, वो ये करना है कि आपको इसको अरेंज कर लेना है। देखो, ये मेरा जो एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्चुअली ये दे रखा है 2x + 4y
माइनस 8xy माइनस 1। अब इसमें आपको करना बस इतना सा है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट देखोगे ना तो शायद आपको इसमें कुछ कॉमन टर्म ना दिखें, लेकिन अगर आपने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया, देखो 2x माइनस 8xy प्लस 4y माइनस 1, देख सकता हूँ मैंने क्या किया, 8xy को यहाँ ले आया हूँ बस, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मैंने आपको तरीका बताया था कि कॉमन लेने का मतलब होता है जब मैं दो टर्म्स, इन टर्म्स में से कॉमन ले रहा हूँ, इन दो में से मैं 2x को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इनमें से नहीं ले रहा हूँ। ये दो मेरी दो दो के पेयर बना लिए हैं इसमें। फैक्टर में हमेशा आप दो दो के पेयर बना लोगे बीजीय व्यंजक में। इन दो का पेयर बना लिया मैंने, इन दो में से मैंने 2x कॉमन लिया। जब मैं बोलता हूँ 2x कॉमन लेना, मतलब मुझे जो टर्म मैंने कॉमन लिए उसका उन दोनों में भाग देना है, जो भी टर्म्स हैं उसमें। 2x का भाग दूंगा तो ये जगह 1, इसमें दूंगा तो 4y, ठीक है। अब देखो, आपको बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे जो टर्म आई है ना 1 माइनस 4y, कहीं ना कहीं आपको वहां यहाँ भी वही टर्म लेके आनी है। तो मैं इसमें से क्या करूं, मैं इसमें से लूँ कॉमन क्या, -1। अगर मैं इसमें से -1 कॉमन लूंगा तो मेरा काम हो सकता है, तो मैं -1 कॉमन लेता हूँ यहाँ से। वही -1 जो भी मैं कॉमन लूंगा उसका भाग दूंगा। अब -1 का भाग दूंगा तो ये कितना बनेगा मेरा, माइनस का 4y, और ये बनेगा मेरा प्लस का 1। देखो ये तो सेम ही है, ये 1 माइनस 4y तो है। अगर मैं इसको लिखूं ये दोनों भी सेम हो गई, तो 1 माइनस 4y फिर से कॉमन ले लूँ दोनों में से, मेरा कितना बन जाएगा, इसमें भाग दिया तो यहाँ बचेगा 2x, इसमें भाग दिया तो बचेगा -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बस समझने वाली बात इसमें यह है, जो क्वेश्चन को आपको पहली समझ तो ये है कि ये बीजीय व्यंजक का क्वेश्चन है। दूसरी समझ ये है कि आपको हमेशा टर्म्स को एडजस्ट करना होगा। डायरेक्ट जो आपका व्यंजक दे रखा होगा उसमें देखते हैं आपको कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब उसको अरेंज कर लोगे तो आपको इसमें कॉमन टर्म्स दिख जाएंगी। आपको उसके बाद केवल कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो भी टर्म आप कॉमन आपको दिख रही है दोनों टर्म्स में, कॉमन मतलब जिसका एक ऐसा टर्म जिसका दोनों में भाग चले जाए, वो है कॉमन, दोनों में समान है वो, ठीक है। उसको आप बाहर निकाल लोगे तो जो बचेगा वो आपको बचा 1 माइनस 4y। फैक्टर वाले क्वेश्चन में व्यंजक में ध्यान रखना है, यहाँ भी आपका जो ये दूसरा बनेगा ना वो 1 माइनस 4y बनेगा, तभी वो आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं बन रहा है तो आप ऐसा कुछ कॉमन लो कि आपका यहाँ पे 1 माइनस 4y बन जाए। एक बार वो बन गया तो क्योंकि 1 माइनस 4y को फिर से हमें कॉमन लेना है, कॉमन लेते ही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इजी है, हमने 17-18 में भी ये क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन काइंड ऑफ रिपीटेड है, और मुझे लगता है रीड के पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 100% चांस है कि आपका 2021 में भी आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से वीडियो को ढंग से देख लेना, 17-18 वाला भी देख लेना, और आप बीजीय व्यंजक के जो हमने क्वेश्चन कराए हैं हमारे कोर्स में वो भी जाके देख लेना। वहां तो आपको एक पक्का हो जाना चाहिए क्योंकि ये आपका 1 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका जो है इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये भी 17-18 में भी था, 16-17 यहाँ इस पेपर में भी है। तो इस भी मुझे लगता है कि 100% चांस है कि ये भी आपका 21 में भी आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। तो आपको इस क्वेश्चन का तरीका मैंने बताया था कि आपको करना कुछ नहीं है, इक्वेशंस को आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, 3x प्लस 7y इक्वल टू 75, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप 5x माइनस 5y इक्वल टू 25। देखो, और आप इस इक्वेशन को अगर दोबारा लिखना चाहो, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 5 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा x माइनस 5 इक्वल टू 25, और ये 5 से 5 भी कट जाएगा। तो मेरी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं यहाँ देखूँ इस मेरी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये तो मेरी ऐसे कैसे रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, 3x प्लस 7y इक्वल टू 75, ये मेरी बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। ये आप कर सकते हो क्योंकि वो इक्वेशन आप उसको इजी इक्वेशन बना सकते हो। अब आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई निकालना है। तो मैंने आपको 17-18 में हमने क्वेश्चन किया था, इसमें करना क्या है, आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया था, किसी एक टर्म को आप पकड़ लो, या तो x को पकड़ लो या y को पकड़ लो। इसमें वापस से अगर आप देखो तो y 7, मेरा 7y यहाँ पे कॉमन लग रहा है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा ये 7y कट सकता है। तो मैं क्या करूँ, इस पूरे इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 7x माइनस 7y इक्वल टू 35, ठीक है। इजी है। इन दोनों के इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करते ही ये 3x और 7x तो बन जाएगा 10x, ये मेरा कैंसिल हो गया, 7y से 7y, 10x मेरा कितना बन जाएगा 110, क्योंकि 75 और 35 110 होते हैं। तो x बराबर मेरा कितना आ गया 11, मेरे x की वैल्यू आ गई। कोई सी भी एक को पकड़ लो आप,
इसमें आप इसको पकड़ लो, ये इजी है, छोटी है, x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y कितना हो जाएगा x माइनस 5, क्योंकि y इधर गया और 5 इधर आ गया, तो ये बन गया मेरा y बराबर x माइनस 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस 5 विच इज नथिंग बट 6। तो मेरी x की आ चुकी है 11 और y की आ चुकी है मेरी 6। तो क्लियर सी बात है कि अगर मेरी दोनों की वैल्यू आ गई तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरा, अगर इन दोनों से देखूँ मैं, यहाँ से मैं लेके जाऊँ x और y दोनों की वैल्यू को यहाँ पे लेके जाऊँ तो मेरा कितना बन जाएगा 11 प्लस 6 विच इज नथिंग बट 17। मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन वाला सवाल है वो भी मैंने आपको जैसे बोला 100% चांसेस है कि सवाल आएगा, उसमें आपको इक्वेशन को ढंग से देखना है और आपको इक्वेशन में कोई भी एक टर्म पकड़ लो। आप बोलोगे सर 7 ही क्यों लिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप x ले लो। आप x इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करके आप सोचो मैं अगर इसको इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी कर सकता था, 3x प्लस 7y इक्वल टू 75 मेरे पास इक्वेशन थी और x माइनस वाई इक्वल टू 5 मेरे पास इक्वेशन थी। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, देखो अगर मैं चाहता तो मैं ऐसे भी कर सकता था, 3x प्लस 7y इक्वल टू मेरे पास था 75 और मैंने x माइनस वाई था मेरे पास कितना 5। अब मैंने y की टर्म्स को पकड़ा था, आप x को पकड़ लो। x को पकड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस ध्यान आपको ये रखना है कि x को पकड़ना है तो आपको इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको x की टर्म सेम बनानी है दोनों में। आपका जो पर्पज होना चाहिए, पर्पज ये होना चाहिए कि ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो एक कोई सा भी चर पद या तो x का या y का वो सेम हो जाए। और मैंने आपको समीकरण में पढ़ाया था कि आप जो समीकरण होती है a बराबर b, उसमें आप दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप एक किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से 7 से 8 से, क्योंकि a बराबर भी b होता है, 7a बराबर भी 7b होता है, 5a बराबर भी 5b होता है। किसी से मल्टीप्लाई करो आप, 100a बराबर भी 100 भी होता है। ये एक्चुअली इक्वेशन यही है, इसी इक्वेशन के ये फॉर्म है अलग अलग। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 15। अब बस यहाँ पे आपको करना ही है कि आपको इसमें से जोड़ना नहीं है, इसको घटाना है। घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3x से 3x कैंसिल, ये हो जाएगा 10y, 10y बराबर हो जाएगा 60। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 6 और x निकालने के लिए आपको करना क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x बराबर y प्लस 5, x बराबर 16 सॉरी 11, y की वैल्यू 6 डालेंगे तो 6 5 11। तो आपका आंसर सेम ही आएगा, वही आपको x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी 17, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए अभी भी सही है। तो आप x को पकड़ो या y को पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक चर पद आपका जो है वो कैंसिल होना चाहिए, या तो आपको उसमें घटाना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को या फिर आपको उनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक, ये आपकी चॉइस है, आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, इजी है, बात समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 484। तो अब ये तो क्या है, वैसे इजी नंबर है, आप इनका रूट तो निकाल ही सकते हो, उसमें तो कुछ भी नहीं होता है, तो इजी सा क्वेश्चन है। रूट 625 प्लस 484, ये तो बन रहा है मेरा क्या 25 का स्क्वायर ये होता है, ये मेरा कितना बनेगा। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखो, वैसे मैंने स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक आप 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। लेकिन इस सवाल को अगर आप करें, ये तो बहुत इजी है, 625 तो मुझे पता है, 484 आप देख लो, 400 का जो मेरा 20 होता है उसका स्क्वायर आता है 400, ठीक है, और मेरा 25 का आता है, तो ये 20 और 25 के बीच का कोई नंबर है, ये तो बात कंफर्म आ गई, 20 और 25 के बीच का कोई नंबर है। अब देखो 4 किन नंबर्स के बीच में आता है, या तो लास्ट में 2 हो या फिर 8 हो, इन दोनों में से किसी का आता है। अब देखो 2 होगा तो 28 हो जाए, 28 आ जाएगा, अगर 8 हुआ तो 28 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 28 और 625 से ज्यादा निकलेगा, तो बचा क्या मेरा 22 ही बचा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए रूट में और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने उसके लिए आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताई हुई है, अपलोड की हुई है, आप उस ट्रिक को जाके देख लेना। तो आपका कोई अगर बड़ा स्क्वायर रूट भी आ गया तो आप उससे इजीली हल कर सकते हो। देखो इसका आंसर हो गया 47, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 100% मार्क्स आप इसमें क्वेश्चन में ला सकते हो, बस आपको ध्यान ही रखना है, एक तो आपको वैसे भी 1 से 25 तक के स्क्वायर रूट तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, 20 का 421 का जो है 22 का 484, ये आपको स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। नहीं भी पता है तो एक चीज तो आपको पता होना ही चाहिए कि जो लास्ट डिजिट है स्क्वायर की वो कैसे आती है, वो अगर उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 5 से 10 मिनट का एक मैंने बहुत शानदार वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी था, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये जो डेसिमल वाले आ जाते हैं ना, ये भी आपका
तो टॉपिक है आपका क्यूब रूट का क्वेश्चन है। क्यूब रूट की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई है कैसे निकालते हैं। 5 सेकंड में आप किसी भी क्यूब रूट निकाल सकते हो। अब डेसिमल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि डेसिमल को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। आप देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरा एक तो क्यूब रूट लग रहा है इसमें, और एक इसके अंदर मेरा स्क्वायर रूट है, ठीक है। और स्क्वायर रूट कितना है मेरा, अगर इसमें यह है 0.00729, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 729 इंटू 10⁶। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने उसको पॉइंट को नीचे ले गया, ठीक है। एक मेरा दिया हुआ है 3 इंटू, इसको लिख सकता हूँ मैं 8/1000, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मेरा डेसिमल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रैशनल में। अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब मेरा देखो 729 किसका क्यूब रूट होता है, सॉरी रूट किसका होता है। अब ये चीज आपको फिर से वही हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि देखो 25 का कितना होता है 625 होता है, और 30 का कितना होता है 900। ये तो आपको ध्यान ही होगा, इसके बीच का ही कोई नंबर है ये डेफिनेटली। अब 9 जो होता है वो किस किस के बीच आ सकता है, या तो 3 में आ सकता है या 7 में आ सकता है 9। अब अगर आप देखोगे 27, तो 27 एक तो इसका या तो 23 आंसर हो सकता है या फिर इसका 27 आंसर हो सकता है। अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो 729 जो है 900 के इसके ज्यादा पास है। सॉरी, अगर 23 देखोगे 23 तो फिर बाहर ही आ गया, 23 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 23 तो 625 से भी कम आ जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट 27 ही हो गया, कोई सोचना ही नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट कितना 27। 10⁶ क्या होता है, 10⁶ का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था स्क्वायर रूट में कि नंबर ऑफ जीरोस आधी हो जाती है स्क्वायर रूट जब भी हम निकालते हैं। तो इसके कितना हो जाएगा 10⁻³। इसका तो क्यूब रूट लग ही रहा है ये वाला एज इट इज, प्लस अब इसका क्यूब रूट देखो, ये तो आपको इजीली पता ही है, ये 2⁻³ होता है और ये 10⁻³ होता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये आपका, अब इसको भी लिखूं मैं अगर, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कितना क्यूब रूट, ये होता है 3⁻³ और ये है 10⁻³ प्लस क्यूब रूट ऑफ 2⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³। अब आप इसको देखोगे अगर किसी भी क्यूब रूट के अंदर क्यूब की वैल्यू है तो वो डायरेक्ट एज इट इज कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आपका जो क्यूब है ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो टर्म बन के आएगी वो क्या बन के आएगी 3/10 प्लस 2/10, ये बनेगी मेरी 10, 5 एलसीएम लिया तो मेरा हो जाएगा 1/2। मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.5, विच इज नथिंग बट ये कितना है मेरा 0.5 ही है, 1/2 0.5 होता है, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें जो समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में वो ये है कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि दशमलव वाले जो होते हैं नंबर, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बता दिया दशमलव को आप डायरेक्ट एक रेशियो में कन्वर्ट कर लो। नंबर आपको इस तरीके से दिए होंगे कि उनके स्क्वायर पॉसिबल होंगे तभी तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सोचो अगर 729 की जगह यहाँ पे 728 होता तो ये तो सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरीके से वो होगा लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर उनका पर्पज नहीं है आपको देना, उनका पर्पज यही, तो आपको दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो आप दशमलव को कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हो वो तरीका ये हो गया, एक आपको स्क्वायर रूट का एक ट्रिक पता होना चाहिए। मैंने स्क्वायर रूट की और क्यूब रूट की बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप उस ट्रिक से जाके देख सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो इजीली मैंने आपको बता दिया। अब इतना सा आप ध्यान रख लो, बस लास्ट डिजिट वाला फंडा आपका काम हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। और आपको ये जो क्लोज नंबर है ना 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि 15 का, 10 का, 15 का, 12 का, 12-13 तक तो हमको याद होता है, लेकिन 15 के बाद आपको जनरली ध्यान नहीं होते। तो आप 15 से एटलीस्ट 20 का ध्यान रखो, 20 का 400, 25 का 625 और 30 का 900। यहाँ से आपके काफी क्लोज आपका स्कोप हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बाकी क्यूब रूट का भी आप ध्यान रख सकते हो, पर क्यूब रूट में मोस्टली ज्यादा बड़े नंबर नहीं देंगे। इन केस अगर कोई बड़ा नंबर देते हैं तो आप एक बार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्वायर रूट वाला और क्यूब रूट वाला मेरा वीडियो जाके देख लेना, और उसमें जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं आपको 5 सेकंड में आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ताकि फिर आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कभी भी अटकोगे नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है कि व्हाट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सम इज डबल इन 8 ईयर्स। ब्याज का क्वेश्चन है, नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपका एक आता है, 17-18 में भी आया था और यहाँ भी आया है, तो वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, जो मेरा फॉर्मूला होता है ब्याज का वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये मेरा ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब मेरे से पूछा है कि जो मेरा सम है वो डबल हो जाए, यानी कि मैंने जो सोचो अगर 100 रुपये लगाया तो मुझे 200 रुपये मिल जाए, यानी कि मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, मुझे ब्याज इसमें जो है उतना ही मिल रहा है जितना मेरा मूलधन है।
क्योंकि अगर मैंने 100 लगाया और वो 200 हो गए तो इसका मतलब मेरे को उतना ही ब्याज मिल गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, इसका जो फाइनल मेरा जो निकल के आएगा, इसका जो मेरा फाइनल निकल के आएगा वो कितना आएगा, जो मेरा ब्याज है वो मेरा मूलधन के बराबर हो गया। क्योंकि मेरा जो, अगर मैंने पी लगाया और मुझे पी ही ब्याज मिल गया, अगर 100 रुपये लगाया और 100 रुपये ब्याज मिल गया, टोटल मेरे हाथ में रकम कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, ये ब्याज का फॉर्मूला है, ये आपको रकम मिलने का फॉर्मूला नहीं है, ये आपका ब्याज का फॉर्मूला है। ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, इसको आई लिखता हूँ मैं, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब इसमें दिया हुआ है कि डबल हो जाती है, डबल हो जाती है, यही इसमें समझने वाली बात है। अगर मेरा मूलधन डबल हो जा रहा है, मैंने 100 रुपये लगाया और मुझे 200 मिल गए, तो इसका मतलब मुझे ब्याज कितना मिला, 100 रुपये का, तो मेरा ब्याज मूलधन के बराबर ही मिल रहा है, तभी मेरा अमाउंट डबल होगा। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब ये मूलधन और ये मेरा भी, ये भी मूलधन ही हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा मेरा मूलधन इक्वल टू मूलधन इंटू दर मुझे कितनी दे रखी है, निकालनी है, समय दे रखा है मुझे 8 साल, और ये है मेरा 100। तो आप देखोगे तो ये मूलधन है तो मूलधन ही कर दिया, दर आ गई मेरी कितनी, 100/8 विच इज नथिंग बट 12.5%। तो 12.5% की दर से अगर आपने पैसा बैंक में या कहीं भी डाला है तो 8 साल में वो आपका डबल हो जाएगा। डबल मतलब आपने जितना लगाया उतना ही ब्याज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर जितना लगाया उतना ही ब्याज मिल गया तो आपका डबल हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी, कंफ्यूज मत होना इस बात पे, एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। सपोज आपने एक बंदा है राम, उसने क्या किया है, उसने किया ये है कि उसने, राम ने 100 रुपये लगाए हैं, 100 रुपये बैंक में डाले 8 साल के लिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कितना इंटरेस्ट मुझे मिले कि मेरे डबल हो जाए। राम ये कह रहा है 8 साल में जब मैं जाऊं ना, बैंक मुझे 200 रुपये पकड़ा रहा है। ठीक है, तो बैंक क्या देता है, बैंक तो इंटरेस्ट देता है। तो बैंक आपको अगर 200 दे रहा है, आपने 100 दिए थे, तो बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया आपको, 200 माइनस 100, तो अब बैंक ने आपको 100 रुपये एज ए इंटरेस्ट की फॉर्म में दिया है, ब्याज की फॉर्म में। इसका मतलब जितना आपने लगाया था उतना ही आपको इंटरेस्ट मिला है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डबल हो जाए तो मेरी दर कितनी होगी। तो इसमें आपका जो मूलधन है वो आपके ब्याज के बराबर ही हो जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक रेशियो दिया हुआ है, समानुपात का क्वेश्चन दिया हुआ है, a+b+c की वैल्यू दी हुई है, इन द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, आपको निकालनी है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका जब भी इसका रेशियो का क्वेश्चन आया ना, तो आप उसको एक फॉर्मेट में बना लो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a+b रेशियो b+c रेशियो c+a मेरा इस फॉर्मेट में है, 6x 7x और 8x रेशियो है। ये आगे बात समझ में, ये क्योंकि नॉर्मल अपन ने रेशियो में पढ़ी थी ये चीज कि आप x लिख दो, उसमें x कुछ भी होगा क्योंकि फाइनली तो x होगा, तीनों के साथ है तो कट जाएगा। ये इसका फायदा क्या होगा, आगे आप आगे आपको समझ में आएगा। देखो इससे ये बात हो गई कि मेरा, अगर मैं जब इसको एक्चुअल वैल्यू के फॉर्म में लिख देता हूं तो मेरा a+b कितना हो गया, ये मैं डायरेक्ट उनको मैच कर सकता हूँ। a+b हो गया मेरा 6x, b+c हो गया मेरा 7x और c+a हो गया मेरा 8x। तो a+b कितना हो गया मेरा 6x और b+c हो गया मेरा 7x और c+a हो गया मेरा 8x। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने इनको एक्चुअल फॉर्म में मान लिया, क्योंकि उसकी रेशियो रेशियो तो था 6:7:8, लेकिन मैं मान सकता हूँ उसकी एक्चुअल वैल्यू रही होगी 6x 7x और 8x। अब x कुछ भी हो सकता है, अगर x 2 हुआ तो हो जाएगी मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी, 12 14 16, लेकिन रेशियो तो मेरा हमेशा 6 7 8 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू निकल के आ गई। अब इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, इससे मुझे फायदा मिला कि ये मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू उसमें डाल दूं आपकी इक्वेशन में, तो मेरा निकल के आ जाएगा इससे आंसर। ठीक है, तो आप इससे देखोगे कि मेरा a+b कितना है। ठीक है, इससे मेरा a+b कितना निकल के आ गया, a+b मेरा आ गया, मुझे निकालना क्या था, a+b+c मेरा क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। तो देखिए अब आप इसको लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा a+b+c, राइट। तो मेरा ये हो जाएगा 2 × a+b+c = 21x। ठीक है, अगर मैं इनको तीनों को जोड़ दूं, इन तीनों को जोड़ दूं अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × a+b+c = 8 और 6 14 7 21x। तो इससे ये कितना हो जाएगा, a+b+c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a+b+c की वैल्यू आ गई 21/2x। ये तो इजी है, आगे बात समझ में। अब मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया तीनों को, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दिया। अब मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे a+b+c की वैल्यू दे रखी है। तो इससे क्या होगा, ये मेरे को 14 दे रखा है, तो ये हो जाएगा मेरा 21/2x। अब मेरी इससे क्या हुआ, x की वैल्यू निकल के आ गई, ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 7 3 21, तो 2 दूना 4/3, x की वैल्यू आ गई मेरी 4/3। अब मुझे जब x की वैल्यू पता लग गई
तो मुझसे आप कुछ भी पूछ, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे से x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, इससे मैं तीनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब तो मेरा x की वैल्यू आ गई, तो a प्लस बी हो जाएगा मेरा कितना 6 × 4/3, यहाँ पे रख दी मैंने वैल्यू उसकी x की, तो ये हो जाएगा मेरा 3 2 6, तो a प्लस बी हो गया मेरा कितना 8, और मेरा a प्लस बी प्लस c दे रखा था 14, तो इससे देखूँ तो मेरा c कितना आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये हो जाएगा c मेरा 14 - 8 विच इज नथिंग बट 6, c की वैल्यू कितनी आ गई 6 विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, इजी, टफ तो नहीं कहूँगा लेकिन इजी भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा हमको रेशियो में ही खेलना था। तो 2-3 चीज़ें थी, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना, मैंने कैसे सॉल्व किया है, कैसे अप्रोच किया है क्वेश्चन को, यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, मेरे को सबसे पहले ये मानना है, ये मेरी स्टेप नंबर 1 है कि मेरे को हमेशा जब भी रेशियो दे रखा हो तो मैं 6x 7x 8x जो भी रेशियो दे रखा है उसमें xx ऐड कर दूंगा, तो मेरा वो रेशियो हो जाएगा। क्यों किया, मैंने फंडामेंटल आपको बता दिया, क्योंकि x एक चर पद है, जब भी मैं रेशियो लूंगा तो वो x तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मैंने इन तीनों को जो ऐड किया है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि ऐड ही क्यों किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि मेरे को इसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में बनाना था, ताकि मैं x की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको, अगर आप सीख लेते हो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना, तो आपका एक कदम आप आगे हो जाओगे बहुत सारे बच्चों से, जो ही मेरा मेन पर्पस है यहाँ आपका रीट में, क्योंकि मैथ्स आप ऐसा टॉपिक होता है कि आप अगर थोड़ी सी उसमें ज़्यादा मेहनत कर लो तो आप एक स्कोरिंग 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो, जहाँ आपका आप कम से कम 1000 बच्चों से ज़्यादा आप ऊपर निकल जाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि नीना एंड मीना स्टार्टेड ए बिजनेस, इतने इतने पैसे लगाए और निवेश से, तो मैंने इन्वेस्टमेंट का जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था एक क्रैश कोर्स में, जिसका नाम था आई थिंक प्रोपोर्शन था, प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा कोई टॉपिक था, एक बिजनेस से रिलेटेड था कि बिजनेस में आप जब दो लड़के मिलके करते हो, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है क्वेश्चन, 17-18 में नहीं आया था लेकिन यहाँ आया है, और ये क्वेश्चन क्योंकि टॉपिक दे रखा है तो क्वेश्चन वो लोग बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो आप निकालो कि किस रेशियो में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो देखो नीना और मीना, इन्होंने, ये है बेसिक क्वेश्चन रेशियो का है, रेशियो के अंदर एक पार्टनरशिप करके एक टॉपिक है, आपको उसमें दे रखा है, इंग्लिश वाले सिलेबस में दे रखा है स्पेशली, तो पता नहीं हिंदी में शायद मिसप्रिंट हो गया हुआ, लेकिन इंग्लिश वाला सिलेबस में दिया हुआ है n/m, इनका जो आपकी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, आप ये सीख लो। हमने वहाँ टॉपिक में भी 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया हुआ है, अब वहाँ जाके क्रैश कोर्स में वीडियो भी देख लेना है इसका। तो इनका दोनों ने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, देखो 30,000 45,000 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो मीना ने तो कितना किया है 30,000 इन्वेस्ट किया है, और मीना ने किया है आपका 45,000 इन्वेस्ट, तो रेशियो निकालूं तो मैं कितना हो जाएगा, ये 5 6 5 30, और सॉरी 5 30, 5 8 45, और ये 2 3 6 2 4 3:4 के रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। फाइनली रेशियो निकालने का तरीका तो ये होता है हमारा, दोनों को काट दो जब तक वो कट रहे हो, तब तक हमने काट दिया तो हमारा आ गया। अब बोल रहे हैं ये कि 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ 2 साल बाद, तो बताओ कि आपका जो दोनों को कितना कितना पैसा मिलेगा टोटल, सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपको चीज़ बताई थी, देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, वैसे हमने डीप में क्वेश्चन किए हुए हैं इसके, आप देख लेना क्रैश कोर्स में जाके, क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट के सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो हमने सही निकाला है कि रेशियो एक बार देख लेते हैं, 3:4 ही आ रहा है ना, ये 30-45 था ना, तो 30-45 से कितना रेशियो बनेगा, अगर मैं देखूँ 3 से 10 बार, 3 से 15 बार, और 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, यह हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 2:3। ये अब मिस्टेक हो जाती है कई बार, आप ध्यान रखना, आप एग्जाम में मिस्टेक ना करें, यहाँ हो जाए ठीक है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब ये है आपका एक्चुअल रेशियो। अब आप देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में, जो प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा, उसको उसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो नीना को कितना मिलेगा, ये मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया था कि जब भी आपका रेशियो दे रखा है और उनका प्रोपोर्शनल पूछा है रेशियो में, जैसे नीना का मीना का प्रोपोर्शन, इंडिविजुअल का प्रोपोर्शन पूछा है, उसका तरीका क्या होता है, उसका वाला पार्ट ले लो, दोनों का सम लगा लो नीचे, न्यूमरेटर में तो उसका वाला रेशियो वाला पार्ट ले लो, नीचे डिनोमिनेटर में उनका दोनों का सम लगा लो, इनटू जो भी अमाउंट है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको आप यहाँ पे लिख दो। तो ये तो हो जाएगा नीना का, और मीना का कितना हो जाएगा
3/5 इंटू 1.5 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप निकालो 30,000 नहीं है 30,000, तो ये हो जाएगा आपका कितना, नीना का हो जाएगा 60,000, नीना का कितना हो जाएगा, नो सॉरी 3 से कटा नीना का और मीना का सही निकाला, 2:3 था ना, 2/5 या 3/5, ठीक है। तो पूछा किसका है हमसे, मीना का पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा 60,000, और नीना ऑब्वियसली इसको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसका 3 है, तो इसको हो जाएगा 90,000। तो इसको तो मिलेगा 60,000, उसको मिलेगा 90,000, टोटल 1.5 लाख आपका प्रॉफिट था। तो इसी जो उन्होंने पैसा लगाया था उसी पैसे में इन्वेस्ट, उसी पैसे के रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। और नॉर्मली होता है, अगर हम जब आपने बेसिक अगर आप पढ़ोगे पार्टनरशिप का, 90,000 है मीना का, 90,000 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे नन ऑफ दीज नॉर्मली होता नहीं है, बट इसमें नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, डी, ठीक है। अब देखो इसमें जो मेन चीज होती है वो मेन चीज ये है कि आपको ये देखना है कि आपका जो नॉर्मली कुछ भी आपका बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसमें 2 कंपोनेंट वाली चीजें होती हैं। एक तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, हमने क्रैश कोर्स में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर समय समान है तो आप जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में आप उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अगर समय डिफरेंट है तो वो क्वेश्चन मैंने आपको क्रैश कोर्स में कराया हुआ है, उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, अगर आएगा पेपर में तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2% इन डेसिमल। ये तो मैंने आपको क्लियर फंडा बताया था कि रेशियो टू परसेंटेज और परसेंटेज टू रेशियो, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है। अगर आपको रेशियो दे रखा है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और आपको परसेंटेज दे रखी है और उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड कर दो 100 से। ये आप गोल्डन रूल ध्यान रखो हमेशा, बस आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, वो कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये मेरा फॉल करता है दूसरी नंबर की कैटेगरी पे, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है मुझे, डेसिमल पे कन्वर्ट करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, 1/2 डिवाइड बाई 100, यानी कि 1/200 विच इज नथिंग बट 0.005, ठीक है। अगर रेशियो को डेसिमल पे कन्वर्ट करना तो इजी, आपको कोई भाग देना है। मेनली आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट इसमें चीज है कि आपको रेशियो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना कर दो, और अगर आपको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे आपसे ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा आंसर, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सपोज आपसे ये पूछ लेता कि वो ऐसा क्वेश्चन आया था कि आपको दे रखा है कि 5/3 कितना परसेंटेज होगा, तो आपको क्या करना है, रेशियो दिया हुआ है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 से 33.33 बार कटेगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 5 या 15 का 5 आज लगेगा 16, 165। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 165% है 5/3। ऐसे ही आपको सोचो कि 1/2 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, करना क्या है आपको, 1/2 इंटू 100 विच इज नथिंग बट 50। 1/2 आपका क्या होता है, 50% के इक्विवेलेंट होता है। तो बस जब रेशियो से करना है परसेंटेज में तो इंटू 100, परसेंटेज रेशियो में करना है तो डिवाइड बाय 100, बस। और कुछ आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 चीजें आप ध्यान रखो। देखते हैं नेक्स्ट ये सवाल हमारा इधर रखा है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु जो है 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में मेनली क्या है, ये 2 स्टेप में क्वेश्चन है। एक स्टेप में तो आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, उससे आपको एक समीकरण बनानी है और फिर उस समीकरण को सॉल्व करना है। एक हमने देखा था कि समीकरण आपको दे दी है क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करना है। तो पहला तो इसमें स्टेप आता है हमारा कि हमको समीकरण सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मान लो कि राजीव की अभी की आयु जो है, मानो कि वो x है, मान लिया मैंने अभी आयु उसकी x है, तो 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी उसकी, x - 5, और 9 वर्ष बाद आयु कितनी होगी उसकी, x + 9, ठीक है। अब मुझे दिया हुआ है कि इनका गुणनफल यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 15 है, ठीक है। बस तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, एक सिंगल फॉर्म में बना लूँ, तो ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, दोनों बीजीय व्यंजक को गुणा करना मैंने आपको सिखाया था, आप क्रैश कोर्स में जाके देख सकते हो। तो वीडियो अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो हम यहाँ भी कर लेते हैं। तरीका वही है, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, पहले x को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा x², x को 9 से करो, कितना आएगा 9x, -5 को करो तो आएगा -5x, अगर आप इसको इससे करोगे तो ये आएगा -45, और इस 15 को इधर ले लो इक्वल टू के, तो इधर आएगा 15 = 0। अभी कितना हो गया, 9x - 4x, ये हो गया x² + 4x, और ये बन गया आपका कितना -60 = 0। अब ये क्या आपका कोई सरल समीकरण बन रही, नहीं बन रही। सरल समीकरण मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो टर्म होगी वो
स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, ये तो नहीं है, तो सरसमीकरण तो नहीं बन रही है, तो हमारे दूसरे सॉल्यूशन पे आ जाओ। अब इसके दो तरीके से सोल्व निकाल सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताए थे सही, एक्स की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये आपका होमवर्क है, आप इससे निकालना इसके जो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि बीच वाले को इस तरीके से तोड़ो कि उसका जो सम तो आ जाए 4 और आपका गुणन, उसका जो गुणा है वो आ जाए कितना -60। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60। देखो अगर 10x माइनस 6x तो ये आ गया, 10 को -6 से करने पर 60 आ गया। देखो इन दोनों में से आ गया कॉमन x, तो ये बन जाएगा x प्लस 10, और इन दोनों में से भी -6 कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा x प्लस 10। इससे मेरा कितना हो जाएगा x माइनस 6 x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई फाइनल समीकरण। अब अगर मैं इस फाइनल समीकरण को देखूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ मैं, अगर मैं फाइनल थोड़ी जगह बना लूँ तो ये मेरी जो फाइनल समीकरण है वो क्या है, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों 0 है, तो यानी कि x माइनस 6 भी 0 है और x प्लस 10 भी 0 है। ये तो आपको मैंने बताया था, दो अगर नंबर का सम 0 है तो दोनों ही 0 होंगे, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। इससे मेरा क्या आ गया, इससे मेरा आ गया x बराबर 6, इससे मेरा आ गया x बराबर -10। अब -10 तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेरी एज होती है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती, एज तो मेरी पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है। तो x बराबर 6 मुझे इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको इस वाले तरीके से भी निकालना, इस वाले तरीके से भी, आपको इस वाले तरीके से भी यही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप देखना। आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए, जिस भी तरीके से आप सूटेबल एग्जाम में आप वो तरीका निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन को समझते हैं, समझना तो क्या हमने समझ लिया, ये तो थी स्टेप 1 हमको इक्वेशन बनाना, और ये थी स्टेप 2 इक्वेशन को सोल्व करना। अब इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये क्या है, एक तरीके से ये द्विघातीय व्यंजक है। द्विघातीय व्यंजक को सोल्व करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो वो सरसमीकरण की फॉर्म में बन जाए, मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में आ जाए, या फिर मेरे पास वो मैं उसको इस तरीके से ब्रेक कर लूँ, इस वाले जो मेरा तरीका बताया था आपको कि बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि सम करने पे उनका जोड़ने या घटाने पे वो नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे मेरा कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, और या फिर मैं इससे तो निकाल ही सकता हूँ हमेशा, ये तो मेरा सर वो है, इसमें मेरी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और बी स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 60, तो आप डाल के निकालोगे तो आपका इससे भी यही आंसर निकल के आएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने क्रैश कोर्स हमारे वीडियो देखे हुए हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि गिवन फिगर आपकी जो है AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC आपतित है। किरण रेखा क्या है मैंने आपको पूरा ढंग से समझाया हुआ है कोर्स में, यह डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो a/b आपको 2/1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दो चीजें कॉन्सेप्ट यूज हो रही हैं, आपका इसमें रेशियो भी यूज होगा और आपका इसमें थोड़ा सा जो है ज्योमेट्री भी यूज होगी। ठीक है, कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला कॉन्सेप्ट जो ज्योमेट्री का वो ये होता है कि ए और बी अगर कंप्लीट कर रहे हैं पूरी लाइन को, तो यानी ए और बी क्या हो गए मेरे सप्लीमेंट्री एंगल है। मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल जिनका सम 180 आ जाए वो सप्लीमेंट्री है। ये वाला ब्लू में मैंने ड्रॉ किया, ये कितना है 180 है, तो मेरे को ये तो क्लियरली पता लग रहा है कि a प्लस बी 180 है। अब मेरे को सम पता है और मेरे को रेशियो पता है, तो मेरा उसका तरीका क्या होता है, तरीका बहुत सिंपल होता है कि मेरे को अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मैं उसका रेशियो ले लूंगा। मेरा रेशियो कितना दे रखा है इनका, a/b दे रखा है मेरा 2:1, तो मैं a का ऊपर का रेशियो ले लूंगा, डिनोमिनेटर में ले लूंगा उनका सम, और टोटल जो भी है उसका उनसे मल्टीप्लाई कर लूंगा। ऐसे अगर मुझे b की निकालनी है, जो उसका वो है रेशियो फॉर्मेट, वो ऊपर ले लूंगा, नीचे सम ले लूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा उनका जो उसकी जो जिस वैल्यू को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा मेरा, ये तो हो जाएगा मेरा 120, ये हो जाएगा मेरा 60। तो ये आगे मेरी बात समझ। अब मुझसे पूछा क्या है, ए पूछा है, ए तो मेरा 120 है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं देखते हैं 112 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा बोल रहा है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एंगल्स के लिए रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, एंगल्स के लिए आपका रेशियो दिया हुआ है कि ये रेशियो दिया हुआ है और आपको ए एंगल की वैल्यू पूछिए। ट्राइंगल में आप एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ट्राइंगल में गोल्डन रूल्स हमेशा मैंने आपको क्रैश कोर्स में ही बताया था कि जो तीनों ट्राइंगल में एंगल की जो सम होता है, अगर एक ट्राइंगल है उसमें अगर ये एंगल है मेरा ए,
ये एंगल है मेरा बी और ये एंगल है सी, तो उन तीनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 होगा। और आपको रेशियो का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको उसमें सम तो पता होना ही चाहिए, और ये सम आपका 180 होता है ट्राइंगल में, स्टैंडर्ड है। अब आप देखो यहाँ से जो मेरे को वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है मेरे को एक्चुअली 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c, ठीक है। और मेरी इक्वेशन है, इसमें डाल ए को छोड़ देता हूँ ऐसे ही, बी की वैल्यू डाल देता हूँ, कितनी आ जाएगी 3a/4, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे निकालूंगा तो 3a/6, और ये मेरा दे रखा है 180 के बराबर। बस इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 12 एलसीएम, 12a प्लस 9a प्लस 6a इक्वल टू 180। अब तो मुझे बस सॉल्व करना है, 12 9 21 और 6 27, a इक्वल टू 180 इंटू 12, a बराबर कितना आ गया मेरा 180 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 27। ये मुझे सबसे इजी मेथड लगा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी आप इसको समानुपात के रेशियो के फॉर्म में बना के भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी आपका ये निकल के आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको वो वाला मेथड भी बता दूंगा। तो ये आपका बस सब कैंसिल होती है, 27 और 9 2 18 20, 3 से 4 बार, ए की वैल्यू कितनी आ गई 80। ये मेरा आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको निकाल सकते हो समानुपात के फॉर्म में भी बना के निकाल सकते हो। उसमें आपको करना ये है कि उसमें आपको a/b/c का आपको तीनों का रेशियो निकाल लेना है। रेशियो निकालने का एक इक्वेशन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको क्रैश कोर्स में बताया हुआ है कि आपको बस इसमें करना क्या होता है, आपको जो रेशियो निकालना है तो आपके लिए उसको आपको उस फॉर्मेट में उसको बनाना होगा। आपको कॉमन एक नंबर होना चाहिए, तभी आप उसका रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर जो है कॉमन आने चाहिए आपके, जो भी आपका कॉमन होगा तभी आप उसका रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। और कॉमन नंबर निकालने का तरीका क्या होता है, एलसीएम। अगर आप एलसीएम लोगे तो इन तीन का कॉमन एलसीएम क्या है, इनका 12 है। तो अगर आप इसको तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 12 से, तो ये आपका जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वही आपका इसका रेशियो हो जाएगा। उससे भी आप निकाल सकते हो, पर मुझे इजीएस्ट मेथड इसका यही लगा, डायरेक्ट आप वैल्यू डालो और आंसर निकाल दो, ए बराबर 80, ठीक है। अगर आपको वो तरीका नहीं भी आता है तो ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ये जो आपका ACB है वो 40 है, AOB है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कोड आपकी, ये कोड है, ये कोड अगर एंगल बना रही है आपकी यहाँ पे, अगर ये वाली कोड अगर एंगल बना रही है, और ये वाला जो एंगल है इसमें क्या रिलेशनशिप होता है, इसमें रिलेशनशिप होता है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल हमेशा डबल होता है, 2 थीटा होता है। मतलब अगर ये मेरे को कितना दे रखा है, इसमें 40 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और मेरे से शायद यही पूछा है, AOB पूछा है, तो AOB कितना हो जाएगा 80। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि कोड का हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है इस टाइप के सर्किल पे, जब हम एक सर्किल के अंदर किसी ट्राइंगल को इंस्क्राइब करते हैं तो उसके अंदर ये कोड होती है, कोड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है और कोड से जो सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है, उस एंगल में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। सोचो मैं अगर ये मान लेता हूँ अल्फा एंगल और ये मान लेता हूँ बीटा एंगल, तो मेरा ऐसा है कि जो मेरा बीटा होगा वो हमेशा मेरा 2 अल्फा होगा। ये आप ध्यान रखना, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा, ठीक है। तो ये 40 है तो ये 80 होगा, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ये दे के ये पूछ सकते हैं, ये दे के वो पूछ सकते हैं। तो आपको बस रिलेशनशिप ध्यान रखना है कि आपका ये रिलेशनशिप होता है, आप उसमें वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इजीएस्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पूछा है कि इफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीज 3 टाइम्स देन हाउ मेनी टाइम्स द न्यू सर्कमफेरेंस इंक्रीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज। देखो एक तरीका तो यह है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको सॉल्व क्यों करना है। आप देखो जो आपका सर्कमफेरेंस होता है किसी सर्किल का वो क्या होता है, 2πr होता है। अब अगर आप उसकी, अब देखो सी क्या हो गया, अगर इस कांस्टेंट को हटा दूं तो अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो सर्कमफेरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि अगर आर बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, ठीक है। और कितना बढ़ेगा, जितना आर बढ़ेगा उतना सी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कह रहा है कि आर रेडियस उसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो सर्कमफेरेंस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। दोनों सेम ही रेशियो में बढ़ेंगे जब भी बढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने का तरीका आपका सिंपल सा होता है, मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो जब मैंने अब यहाँ पे क्या है, मैंने सर्किल की जो रेडियस है उसको बढ़ाया है, यानी कि मेरे को 2 सर्किल है, एक सर्किल है मेरा छोटा, एक सर्किल है मेरा बड़ा, ठीक है। इसकी रेडियस है मान लो मेरी R1, इसकी रेडियस है मेरी R2, इसकी सर्कमफेरेंस C1, इसकी सर्कमफेरेंस C2। देखो C1 कितना हो गया 2πr1, C2 कितना हो गया 2πr2। तरीका यही है, दोनों को डिवाइड कर दो, 2π से 2π कैंसिल, C1/C2 आ गया मेरा कितना R1/R2।
R2 मुझे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है सरकमफेरेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो R2 कितना दे रखा है मेरा, R2 दे रखा है 3R1, मुझे दिया है ना कि 3 टाइम्स कर दिया मैंने, तो इससे निकल के क्या आ जाएगा मेरा, इससे निकल के आ जाएगा मेरा, अगर मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये वाली चीज़ को, तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा जो ये है रेशियो, ये मेरा अगर मैं R2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो मेरा C1/C2 आ गया। R2 की वैल्यू 3R1 डाली तो R1/3R1, तो R1 से R1 भी कट गया, तो C2 बराबर आ गया मेरा 3C1, यानी कि जो मेरी C2 यानी जो बड़ी वाली की सरकमफेरेंस होगी वो भी छोटी वाली की 3 गुना होगी, इसकी 3 गुना होगी, तो मेरा आंसर फिर भी वही आ रहा है। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये तरीका फंडामेंटली करेक्ट है, बिकॉज ये क्वेश्चन इजी था। अगर आप यही तरीका लगाते हो हमेशा हर क्वेश्चन में, तो अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, सपोज कि रेशियो परसेंटेज में बदल रहा है या किसी और चीज़ में वैल्यू चेंज हो रही है, तो आप हमेशा उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दोगे, लेकिन हर क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे सॉल्व करना चाहिए। इस क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है कि R से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरकमफेरेंस, जितना R बढ़ेगा और जिस प्रोपोर्शन में R बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में मेरी सरकमफेरेंस बढ़ेगी, तो मुझे इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक आपको रूम दिया हुआ है और 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है। तो रूम क्या होता है, रूम एक्चुअली आपका घना भी होता है, एक रूम इस टाइप का होगा, जो भी आपका रूम होगा वो इस तरीके का होगा, ये आपका रूम है, ठीक है। तो दिया हुआ है मुझे कि 12, 9, 8 यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, यानी कि घनाभ है, ठीक है। अब बोला है कि इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जाता है। तो ये तो आपको खैर पता ही होगा कि जब भी हमारा, अगर हम 2 डायमेंशनल शेप भी ले लें तो उसकी सबसे लंबी भुजा जो होती है वो विकर्णी होती है, जब भी विकर्ण होगी वो सबसे लंबी उसकी भुजा होगी, तो डिस्टेंस इस एज से इस एज तक हमेशा सबसे ज़्यादा ही होगी। तो मैं इतना लंबा बांस तो इस रूम में रख ही सकता हूँ हमेशा, क्योंकि यही मेरी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कवर करने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो ये तो नहीं होगी, और मैं अगर उसको सीधा सीधा खड़ा करूँ तो हो सकता है वो कम का है। तो अगर मैक्सिमम का रखना है, मुझे पूछा है अधिकतम, तो मैं उसको विकर्ण पे रखूंगा तभी मैं उसको रख सकता हूँ। तो अब विकर्ण पे रखने का तरीका तो बहुत सिंपल होता है, आपको अगर A B C दिया हुआ है तो विकर्ण क्या होता है, A² + B² + C², डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये, उसका लगा दो आप इसमें। 12 का 144, 9 का 81, 8 का 64, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा 115 का, ऑप्शन नंबर 289, तो ये हो जाएगा आपका 17। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप 17 मीटर का जो है बांस इसमें रख सकते हो, मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा का नहीं रख सकते, क्योंकि विकर्ण जो होता है किसी भी शेप में वो हाईएस्ट 2 एज के बीच में डिस्टेंस होती है, वो हमेशा भुजा से भी ज़्यादा ही होगी, चाहे वो 2D शेप हो चाहे वो 3D शेप हो, ठीक है। आगे की बात समझ में आपकी, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारे स्टैट्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। स्टैट के क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था सबसे ईजी होते हैं, हमारे प्रीवियस पेपर में स्टैट के क्वेश्चन पहले आ गए थे, इसमें स्टैट के क्वेश्चन बाद में है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आपको डेटा दिया हुआ है, स्टैट के क्वेश्चन में हमेशा आपको डेटा दिया हुआ होगा, आपको डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है आपसे कि विभिन्न नगरों में परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार, अब इसमें क्या हुआ, स्टैट्स में आपने रेशियो दे दिया आपको, तो इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। बोला है कि विभिन्न नगरों में परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में है, पास और फेल का अनुपात दिया हुआ है, तो आपको बताना है इस डेटा से, आप क्वेश्चन करना है। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ई में कितने पास हुए, ई सिटी में, तो ई सिटी का डेटा देखो, ये ई सिटी का डेटा है ये वाला, 3:2 में, तो रेशियो पास और फेल का, यानी कि पास और फेल का रेशियो कितना है, 3:2 है। पूछा क्या है मेरे से, पास पूछा है, यानी कि ये पूछा है, मैंने आपको बताया था कि जोन सा वाला रेशियो पूछा हो वो ऊपर ले लो, दोनों का सम निकाल लो, और टोटल जो भी दे रखा है 1.85, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आंसर निकल के आ जाएगा इसका, 116 का आपका निकल के आ जाएगा, 5 या 15, और ये हो जाएगा कितना, 37 मतलब 111, ठीक है, 111,000, यानी कि ये वाला, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 116 का, ठीक है। सॉरी 111,000 मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, करेक्शन यहाँ पर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सॉल्व करके देख ही लेते हैं ना, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको काटोगे तो इसको 185 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.85 लाख है नहीं, 185, तो इसको लिख सकता हूँ मैं इंटू ये है 10⁵ है, 1.85 लाख है, मुझे नंबर चाहिए, तो इसमें अगर मैं 2 अंदर लाऊँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं 185 इंटू 10⁵, ये मेरे ईजी रहेगा। तो अब 185 मेरे को काटना ईजी रहेगा, 5 या 15,
और 5 सत्ते 35, 37 बार, 37 इंटू 3 कितना हो गया 111, 7 21 का एक हाथ से लगा, 3 3 को 11 और 111,000। मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 111,000। ठीक है। और भी क्वेश्चन में से पूछा गया है, एक क्वेश्चन में से पूछा गया है विच सिटी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फेलियर्स। तो ये तो आपको निकालनी पड़ेगी हाईएस्ट नंबर ऑफ फेलियर। ऑप्शन ही पकड़ते हैं, एफ की निकालते हैं, एफ की फेल निकाल लेते हैं। एफ की फेल कितनी आएगी, और एफ का डेटा देखूं मैं, एफ का डेटा है मेरे पास, ये फेल कितना है 5, तो 5/12 दोनों का सम मैंने आपको बताया था 12 इंटू उसका नंबर 2.73। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको करना दिखा रहा हूँ, नॉर्मल है, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1,13,113,750। ये आप सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर इसका इजी निकल के आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मैं एफ की जगह में निकाल लेता हूँ सी का। सी का कितना हो जाएगा मेरा, सी का है मेरा रेशियो क्या दे रखा है सी का 4:5। फेल का पूछा है तो 5 हुई, 5/9 इंटू सी का डेटा कितना है 1.08। ठीक है, इंटू 10⁵ आप यहाँ पे लगाते चलो ताकि आपको, क्योंकि लाख में है तो लाख में आपको पता है 1 लाख में कितना होता है 10⁵ होता है। तो इसको आप जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60,000 यस। इसको करेंगे 9 से तो ये कटेगा आपका लगभग 12/12 यस, ये आ जाएगा आपका 60,000। ऐसे ही आप बी का निकाल लो, बी का कितना हो जाएगा, बी का डेटा कहाँ है, ये रहा बी का डेटा। फेल का पूछा है तो फेल का ऊपर डिवाइड बाई सम इंटू उसका टोटल डेटा 3.14 इंटू 10⁵ तो चल ही रहा है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इसको निकालोगे 5 छंग 30 और ये मेरा आ जाएगा 3.4 से ये आ जाएगा 1,17,750। ठीक है। ऐसे डी का निकाल लो, डी का कहाँ पर है, डी का है 3/4, 3 तो ऊपर इसका फेल का था प्लस सम डिवाइड बाई सम इंटू डी का जो टोटल है वो कितना है 2.27 इंटू 10⁵। इसका कितना आ जाएगा निकल के, इसका आ जाएगा 1,70,250। तो अब आप बस डेटा देख लो, इसमें बस आपको करना कुछ नहीं है, इसमें डेटा आपको चारों को ही निकालना पड़ेगा ऑप्शन में, तभी आप कर सकते हो। आप देखो ये है 1,13,000, क्या पूछा है मुझसे, हाईएस्ट नंबर पूछा है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सिंपल सा लग रहा है मेरे को, यही हाईएस्ट है, तो डी मेरा हाईएस्ट फेलियर्स है एग्जाम में। तो चारों का निकालना ही पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपकी किस्मत अच्छी हुई है और आपने डी से शुरू किया तो भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक चारों डेटा नहीं निकाल सकते आप कंपेयर कैसे करोगे। तो कंपेयर तो करने के लिए चारों निकालना ही होगा, यही एक तरीका है इसका, आपको चारों डेटा निकालना पड़ेगा और फटाफट से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा मैं तो सजेस्ट करूंगा चारों निकालना, क्योंकि ये क्वेश्चन स्कोरिंग क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैट्स के क्वेश्चन छोड़ना मत, स्टैट के क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं। और अगर आपका टाइम कम है तो सबसे पहले आप स्टैट के क्वेश्चन ढूंढ लेना पेपर में और उन्हीं को सबसे पहले सॉल्व करना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है आपसे कि हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। मैंने आपको जब स्टैट पढ़ाया था हमने, तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट बताए थे, बार चार्ट, पाई चार्ट, आपका ये तो होता है आपका बार चार्ट, जहाँ पे आपका दो रेक्टेंगल होते हैं उनके बीच में गैप होता है, वो होता है मेरा बार चार्ट। मैंने आपको वहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझाया था। ये मेरा पाई चार्ट होता है, सर्किल में ऐसे मैं स्लाइसेस बना देता हूँ पिज़्ज़ा की तरह, ये मेरा पाई चार्ट होता है। हिस्टोग्राम मेरा क्या होता है कि उसमें भी रेक्टेंगल ही होते हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यूसली ग्रुप होते हैं मेरे, मतलब इनके बीच में दो बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम। अब देखो इसमें क्या पूछा है, आयत तो असत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, नॉन कंटिन्यूस ग्रुप, नॉन कंटिन्यूस तो नहीं है, कंटिन्यूस है, तो देखो असत तो नहीं है तो कंटिन्यूस है, एक के बाद एक है, ये नॉन कंटिन्यूस है, तो बार चार्ट आपका नॉर्मली नॉन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये आपका क्या कंटिन्यूसली गए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है कंटिन्यूसली, क्योंकि इसमें क्या हम क्या करते हैं, मेनली तो बार चार्ट और हिस्टोग्राम है, वो दोनों आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ही काम में आते हैं। आपका जो भी आपका डेटा का कितनी बार वो डेटा रिपीट हुआ है, कितनी बार वो डेटा कम हुआ है, उसकी बारंबारता की बंटन सारणी होती है, वो हम हिस्टोग्राम और बार चार्ट का ही यूज करके बनाते हैं। डिफरेंस ये है कि बार चार्ट नॉन कंटिन्यूस होता है, असतत होता है, और आपका जो हिस्टोग्राम होता है वो सतत होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोग्राम हमेशा आपका सतत वर्गीकृत बारंबार बंटन होता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि चार्ट दिया हुआ है आपका, इसमें दो चार्ट दे दिए हैं, एक लाइन चार्ट है, ये आपका है बार चार्ट, अभी हमने पढ़ा था। अब आपसे इसमें पूछा है डेटा जो दिया हुआ है आपको, विभिन्न छात्रों में पढ़ने वाले लड़कियों का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, आप लड़के लड़कियों का दोनों का प्रतिशत दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि ये तो आपका दिया हुआ है लड़कियों का प्रतिशत कि उस स्कूल में लड़कियां कितनी हैं, और ये आपको दिया हुआ है कुछ नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब उसमें लड़के लड़कियां सब आ गए। ठीक है, अब आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल टी, टी में कितने बच्चे हैं, तो देखो 1250 तो टोटल है, और
लड़कियां कितनी हैं टीम में, लड़कियां हैं 40%। तो देखो अगर लड़कियां 40 हैं तो बच्चे लड़के होंगे, सिंपल सी बात है। तो 60% लड़के हो गए। अगर 60% लड़के हो गए तो मेरे को निकालना कितना है, बस मेरे को 1250 का 60% निकालना है। तो डेटा आपको पिक करना है चार्ट से, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो 1250 का 60% क्या होता है, इंटू 60/100। ये तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो उस नंबर को 60/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कट गया, ये कट गया, 125 इंटू 6 कितना हो गया, 6 पंजे 30, 0 12 6 72 3 75, 750, मतलब 119 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इस डेटा के हिसाब से मेरे कितने हो जाएंगे, 750। ठीक है, अब देखो ओवरऑल से पूछा एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ स्कूल पी एंड क्यू। अब अगर इसमें देखोगे, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या शायद बोनस हो गया, तो कि मैंने भी इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर आया नहीं था, तो मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन बोनस हो गया होगा। पर जो पी एंड क्यू है, मेरे से एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो स्टूडेंट तो फिर मेरे लिए यही है। पी और क्यू में कितने हैं, पी में है मेरे 2500 और क्यू में है मेरे 3000। तो एवरेज का तरीका तो मेरा यही होता है कि पी प्लस क्यू बाई 2। अगर दो स्कूलों में से एवरेज पूछा है तो मैं उनको एवरेज निकाल दूंगा। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2500 प्लस 3000 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 5500 डिवाइड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 2 27 54, तो 27 2 पंजे 10, 2750 मेरा एवरेज आना चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बोनस हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा 2015-16 का पेपर खत्म होता है। होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। कोशिश मैंने की है कि आपको जो है लॉजिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और साथ के साथ आप प्रश्नों का हल भी जान पाए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है मैथ्स के और साइंस के, वो हम सॉल्व कराएंगे कुछ ही 1-2 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और कोई भी सॉल्यूशन में आपको दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आता, तो मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।